दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ शेरलॉक होम्स की एक बेहद ही रोचक कहानी। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। लाइक, कमेंट और हाइप करके चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मिसेस हडसन, जो शेरलॉक होम्स की मकान मालकिन थे, बहुत धैर्य रखने वाली और समझदार महिला थे। उनके घर की पहली मंजिल पर रहने वाला किराएदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो था महान जासूस शेरलॉक होम्स। दिन हो या रात, उसके घर पर अजीब अजीब और कई बार संदिग्ध लोग आते जाते रहते थे। कभी सुबह सुबह कोई अनजान आदमी सीढ़ियां चढ़ता दिखाई देता, तो कभी आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक परेशानी थी। असली मुश्किल तो होम्स का स्वभाव था। उसका जीवन बिल्कुल नियमित था। कभी वो कई कई दिनों तक कमरे में चुपचाप बैठे रहता, तो कभी पूरी रात वायलिन बजाते रहता, कभी कमरे में ही रिवॉल्वर से निशाना लगाने का अभ्यास करते रहता, तो कभी किसी अजीब रासायनिक प्रयोग में लग जाता जिससे तेज और खराब गंध फैल जाती। उसके आसपास हमेशा किसी अनजाने खतरे का माहौल बना रहता था। सच कहा जाए तो लंदन में उससे ज्यादा अजीब और मुश्किल किराएदार शायद ही कोई रहा होगा। लेकिन एक बात शेरलॉक होम्स की सबसे अलग थी। वो पैसे देने में खुले दिल का व्यक्ति था। मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपने कमरों के लिए जितना किराया दिया, उतने पैसों में पूरा मकान खरीदा जा सकता था। जब तक मैं शेरलॉक होम्स के साथ रहा, मैंने देखा कि मिसेस हडसन उसे सम्मान की नजर से देखती थी। उन्होंने कभी भी उसके अजीब स्वभाव या अनोखी आदतों में दखल देने की कोशिश नहीं की। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि इतनी परेशानियों के बावजूद मिसेस हडसन सच में शेरलॉक को पसंद करते थे। शेरलॉक स्वभाव से महिलाओं पर जल्दी भरोसा नहीं करता था, लेकिन उनके साथ हमेशा बहुत शिष्ट और विनम्र रहता था। शायद इसी कारण मिसेस हडसन उसके सख्त और रहस्यमय स्वभाव के पीछे छिपे नरम दिल को समझ पाती थी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे विवाह के दूसरे साल की बात है। मैं अपनी शादी के बाद शेरलॉक से अलग एक दूसरे घर में रहता था। मैं उस वक्त अपने घर पर था। तभी एक दिन मिसेस हडसन घबराई हुई मेरे पास आई। उनके चेहरे पर साफ डर और चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि 3 दिनों से होम्स ने ना कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। हे भगवान, मेरे मुंह से तुरंत निकला, मिसेस हडसन, आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? तब मिसेस हडसन ने कहा कि ऐसा करने के लिए होम्स ने उन्हें साफ मना किया था। शेरलॉक होम्स का स्वभाव बहुत जिद्दी था और वो अपनी बात मनवाने का आदी था। इसी कारण मिसेस हडसन उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन अब उसकी हालत सचमुच खराब हो चुकी थी। मिसेस हडसन को डर लगने लगा कि अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया तो शायद होम्स की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुरंत 221 बी बेकर स्ट्रीट पहुंचा। नवंबर की वो धुंधली दोपहर थी। कमरे का माहौल बहुत उदास और भारी लग रहा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी में जब मैंने बिस्तर पर लेटे होम्स का चेहरा देखा तो मेरा दिल डर से कांप उठा। होम्स का चेहरा पीला और बहुत दुबला हो गया था। आंखें अंदर को धंस चुकी थी। चेहरा बुखार से तप रहा था। गालों पर अजीब सी लालिमा थी और होंठ सूख कर काले पड़ गए थे। शेरलॉक के हाथ लगातार कांप रहे थे और सांसें भी सही तरह से नहीं चल रही थी। मैं शेरलॉक के करीब जाने ही वाला था कि उसने तेज आवाज में मुझे रोक लिया और कहा, वॉटसन, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। उसकी आवाज में वही पुराना सख्तपन था जो मुश्किल समय में साफ दिखाई देता था। मैं वहीं रुक गया। फिर शेरलॉक ने धीमी आवाज में कहा कि उसे बहुत खतरनाक और छूत की बीमारी है, सुमात्रा का एक घातक रोग जिसके बारे में डच लोग ज्यादा जानते हैं। वॉटसन, ये छूने से फैलता है। शेरलॉक ने फुसफुसाकर कहा, मेरे पास मत आओ। मैंने इसका विरोध किया। दोस्ती और अपने कर्तव्य के कारण मैं पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं उसे उस हालत में अकेला कैसे छोड़ देता? लेकिन तभी शेरलॉक का चेहरा गुस्से में बदल गया।
उसने तेज और कठोर आवाज में कहा, अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगा वॉटसन। उसकी वो बात सुनकर मुझे बहुत ठेस पहुंची। फिर भी उसके कमजोर और टूटे हुए शरीर को देखकर मैं चुप हो गया। मैंने शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की कि एक डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज करना मेरा फर्ज है, लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए मेरी योग्यता पर ही सवाल उठा दिया। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक साधारण डॉक्टर हूं जिसका अनुभव और ज्ञान सीमित है। यह सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। फिर भी मैं समझ सकता था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बीमारी ने उसके शरीर के साथ साथ उसके मन को भी कमजोर कर दिया था। फिर जब मैंने लंदन के मशहूर डॉक्टरों सर जेस्पर मीक और पेनरोज फिशर को बुलाने की बात कही तो होम्स ने तुरंत सख्ती से मना कर दिया। इसके बजाय शेरलॉक ने एक अलग नाम लिया, कल्वर्टन स्मिथ। उसने कहा कि कल्वर्टन स्मिथ भले ही डॉक्टर ना हो, लेकिन उसे उष्ण कटिबंधीय बीमारियों की बहुत अच्छी खासी जानकारी है। सुमात्रा में उसका एक बागान है जहां किसी महामारी के समय उसने इस बीमारी का गहराई से अध्ययन किया था। मैंने तय कर लिया कि मैं कल्वर्टन स्मिथ को लेकर ही आऊंगा। जैसे ही मैं वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक होम्स ने बहुत अजीब तेजी से बिस्तर से छलांग लगाई। उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया और चाबी घुमाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गया। जो आदमी अभी कुछ पल पहले मौत के करीब लग रहा था, वो अचानक शेर की तरह फुर्तीला हो उठा। लेकिन अगले ही क्षण उसकी ताकत जवाब दे गई। वो हांफते हुए वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका शरीर फिर से कमजोर और थका हुआ दिखाई देने लगा, मानो अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक पल की जिद और ताकत का आखिरी प्रदर्शन था। शेरलॉक ने आग्रह किया कि मैं 6 बजे तक प्रतीक्षा करूं। शेरलॉक के आदेशों में कुछ विचित्रताएं थी। जेब में चांदी के सिक्के रखने को कहा और लालटेन की रोशनी आधी रखने को कहा, और यहां तक कि मेज पर रखी वस्तुओं को एक विशेष ढंग से सजाने को कहा। उसकी ये बातें उलझी हुई और बेतुकी लग रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो बुखार में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कभी वो बीमारी और मौत की बात करने लगता तो अगले ही पल समुद्र में बढ़ रहे सीपों यानी ऑयस्टर्स से होने वाले प्राकृतिक नुकसान की बात करने लगता। उसकी ये बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। फिर भी उसकी हालत देखकर मैं उसकी बात टाल नहीं सका। उसके हर निर्देश का पालन करना ही मुझे सही लगा। आखिरकार उसने मुझे कल्वर्टन स्मिथ के पास जाने की इजाजत दे ही दी, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं कल्वर्टन स्मिथ को समझाकर यहां भेजूं, पर उसके साथ खुद वापस ना आऊं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी गहरे रहस्य का संकेत। मैं उलझन और चिंता में डूबा हुआ वहां से निकला। मेरे मन में केवल एक ही छवि थी, एक महान बुद्धि जो अब किसी बच्चे की भांति प्रलाप कर रही थी। मुझे डर था कि कहीं यह मेरी शेरलॉक होम्स से आखिरी मुलाकात ना हो। शेरलॉक की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हो। मैंने कमरे से बाहर निकलते समय एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। बिस्तर पर पड़ा वो कमजोर दुबला शरीर, जिसकी तेज बुद्धि ने कभी पूरे यूरोप के सबसे कठिन अपराधों की गुत्थियां सुलझाई थी, अब बिल्कुल असहाय और कमजोर लग रहा था। उसके हाथ में वो चाबी थी जिसे उसने आखिरकार मुझे दे दी। मैंने उसे ध्यान से अपनी जेब में रख लिया, इस डर से कि कहीं वो फिर से खुद को कमरे में न बंद कर ले। बाहर गलियारे में मिसेस हडसन कांपती हुई खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं मदद लेकर जल्दी लौटूंगा, लेकिन सच कहूं, मेरे मन में डर और शक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। डर लग रहा था। शेरलॉक के घर की सीढ़ियां उतरते समय मुझे ऊपर से होम्स की पतली और ऊंची आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टूटा फूटा सा गीत गुनगुना रहा हो। उसकी वो आवाज मेरे दिल में अजीब सी टीस पैदा कर रही थी। बाहर घनी धुंध छाई हुई थी,
स्ट्रीट लाइट के चारों ओर बस पीली सी रोशनी का एक छोटा धब्बा बन रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडक थी। मैंने एक घोड़ा गाड़ी रोकने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक धुंध के बीच से एक जानी पहचानी आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो सादे कपड़ों में था, लेकिन मैंने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो था इंस्पेक्टर मॉर्टन, जो स्कॉटलैंड पुलिस का एक अधिकारी था। उसने एक विचित्र भाव से पूछा, अब डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर होम्स कैसे हैं? अब हालत नाजुक है होम्स की, मैंने उत्तर दिया। फिर मॉर्टन ने मुझे कुछ क्षण ऐसे देखा जैसे उसके भीतर कोई रहस्य छुपा हो। मुझे एक पल को लगा कि उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी थी। वो संतोष की चमक थी, पर क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया। आखिर होम्स की गंभीर हालत के बारे में जानकर उसे तसल्ली क्यों हुई? पर फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। कुछ देर में एक घोड़ा गाड़ी आई और मैं तुरंत उसमें बैठ गया। मेरी मंजिल थी लोअर बर्क स्ट्रीट, जहां कल्वर्टन स्मिथ निवास करता था। होम्स को यकीन था कि जो बीमारी उसे है उसका इलाज सिर्फ कल्वर्टन स्मिथ ही कर सकता था। मैं भी उम्मीद लगाए हुए था कि कल्वर्टन स्मिथ कैसे भी करके होम्स को बस ठीक कर दे। लोअर बर्क स्ट्रीट लंदन के उस सीमांत क्षेत्र में स्थित था जहां नोटिंग हिल और कैसिंगटन की सीमाएं मिलती थी। वहां के मकान भव्य और व्यवस्थित थे। लोहे की चमकती रेलिंग्स, विशाल द्वार और पॉलिश हुई पीतल की घंटियां। जिस घर के सामने जाकर मेरी घोड़ा गाड़ी रुकी, उसमें एक बनावटी शालीनता का भाव था। मैं दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक गंभीर बूढ़ा बटलर प्रकट हुआ। उसने कहा, अब हेलो सर, माफ कीजिए, मिस्टर स्मिथ अभी व्यस्त है, वो किसी से नहीं मिल सकते। यह सुनते ही मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मुझे होम्स की टूटी हुई सांसें याद आने लगी। यह शिष्टाचार निभाने का समय नहीं था। बटलर मुझे रोक सकता, उससे पहले ही मैं उसे धकेलता हुआ अंदर प्रवेश कर गया। कमरे में फायरप्लेस के पास एक छोटा और दुबला आदमी बैठा था। उसका चेहरा पीला और चमकदार था। ठोड़ी के नीचे डबल चिन, आंखें अंदर को धसी हुई, और उसकी नजर में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर पर मखमली टोपी तिरछी रखी हुई थी। उसने तेज आवाज में कहा, यह बदतमीजी है मिस्टर, मैंने साफ कहा था कि मैं व्यस्त हूं। मैंने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, अब माफ कीजिए मिस्टर स्मिथ, लेकिन यह बात बहुत जरूरी है। यह मामला मिस्टर शेरलॉक होम्स से जुड़ा हुआ है। शेरलॉक होम्स का नाम सुनते ही कल्वर्टन स्मिथ के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्सा एकदम गायब हो गया और उसकी आंखों में तेज जिज्ञासा चमक उठी। उसने जल्दी से पूछा, आप शेरलॉक होम्स के पास से आए हैं, क्या हुआ है उन्हें? मैंने बताया कि होम्स बहुत गंभीर रूप से बीमार है। शायद सुमात्रा का कोई खतरनाक रोग है, जो शायद किसी चीनी नाविक के संपर्क से फैला है। यह सुनते ही कल्वर्टन स्मिथ के होठों पर हल्की सी मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत ही गंभीर चेहरा बनाकर छिपा लिया। उसने कहा कि ट्रॉपिकल इन्फेक्शन यानी उष्ण कटिबंधीय बीमारियों के बारे में उसे खासा ज्ञान है। अगर होम्स ने खुद उसे बुलाया है तो वो जरूर जाएगा। एक पल के लिए उसने आईने में खुद को देखा। उसी क्षण मुझे लगा कि उसके चेहरे पर हल्की सी दुष्ट मुस्कान की रेखा उभर आई, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा अचानक सहानुभूति से भरा हुआ दिखने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, मानवता के नाते मैं जरूर आपके साथ चलूंगा मिस्टर। मुझे होम्स की बात याद आई। उसने साफ कहा था कि मैं उसे मनाकर भेजूं, उसे सारी बात समझाकर उसे मनाकर भेजूं, लेकिन उसने उसके साथ वापस आने से मना किया था। इसलिए मैंने कल्वर्टन स्मिथ से कहा, आप मिस्टर स्मिथ, मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। क्या आप शेरलॉक होम्स के पास अकेले जा सकते हैं? क्या उसके घर का पता आपको पता है? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं शेरलॉक होम्स के घर का पता, कल्वर्टन स्मिथ ने जवाब दिया। अब मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा, फिक्र मत कीजिए। फिर मैं कल्वर्टन स्मिथ के घर से निकल गया। वहां से निकलते समय मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी।
स्मिथ के व्यवहार में कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। मिस्टर स्मिथ की चिंता मुझे बनावटी लग रही थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद वही व्यक्ति होम्स को बचा सकता है। मैं मिस्टर स्मिथ के साथ तो नहीं आया, पर दूसरी टैक्सी करके जब मैं दोबारा बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी गैर हाजिरी में वहां क्या हुआ होगा, लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही मैं चौंक पड़ा। होम्स का चेहरा अब भी बहुत पीला और कमजोर दिख रहा था, पर उसकी आंखों में पहले जैसी बुखार वाली उलझन नहीं थी। उसमें साफ होश दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन अब वो साफ और संतुलित थी। ये परिवर्तन इतना अचानक था कि मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। मिस्टर स्मिथ अब तक वहां नहीं पहुंचे थे, यानी वो भी बस पहुंचने ही वाले थे। शेलॉक ने मुझे देखा और कहा, क्या मिस्टर स्मिथ आ रहे हैं वॉटसन? उसने धीमी लेकिन मजबूत स्वर में पूछा। हाँ, वो आ रहा है और शायद जल्दी ही पहुंचने वाला होगा, मैंने उत्तर दिया। यह सुनकर शेरलॉक के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई दी। वो बोला, बहुत अच्छा वॉटसन, तुमने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है। फिर शेरलॉक ने कहा कि मैं कमरे में ना रुकूं। उसने मुझे समझाया, अब मुझे उससे अकेले बात करनी होगी वॉटसन। अगर तुम सामने रहोगे तो वो खुलकर बात नहीं करेगा। मैंने इसका विरोध किया। मुझे ये सब अजीब और खतरनाक लग रहा था, लेकिन होम्स ने शांत और आग्रह भरे स्वर में कहा कि बिस्तर के पीछे थोड़ी सी जगह है जहां मैं छिप सकता हूं और वहां से सारी बातचीत सुन सकता हूं। हालात सचमुच अजीब थे। कुछ देर पहले जो आदमी मौत के करीब लग रहा था, अब उसकी आंखों में साफ होश और किसी गहरी योजना की चमक दिखाई दे रही थी। तभी उसी समय बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। कोई आ चुका था। लगता है वो आ चुका है वॉटसन। होम्स अचानक उठकर बोला। एक पल के लिए उसकी कमजोरी जैसे गायब हो गई थी। वो आगे बोला, वॉटसन, जो भी हो तुम बिस्तर के पीछे छिपे रहना, हिलना मत, कुछ बोलना मत, सिर्फ सुनना। शेरलॉक की आवाज में वही पुराना अटूट आत्मविश्वास लौट आया था जिसे मैं भली भांति पहचानता था, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर से बिस्तर पर डह गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आवाज फिर से बुखार में उलझे हुए प्रलाप जैसी हो गई। मैं जल्दी से बिस्तर के पीछे की तंग जगह में छिप गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। भारी कदमों की आहट धीरे धीरे अंदर कमरे की तरफ आई। कमरे में कुछ पल गहरा सन्नाटा छाया रहा। मैं बिस्तर के पीछे बनी उस तंग जगह में बिल्कुल चुपचाप पड़ा था। वहां से मुझे कमरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर आवाज सुनाई दे रही थी। केवल होम्स की टूटी फूटी सांसें और आग में जलती लकड़ियों की हल्की चटक सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ देर बाद वो कदम शेरलॉक के बिस्तर के पास आकर थम गए और फिर वही तीखी और थोड़ी उपहास भरी आवाज सुनाई दी, कैल्वर्टन स्मिथ की। होम्स? कैल्वर्टन स्मिथ ने पुकारा, जैसे वो किसी सोए हुए आदमी को जगा रहा हो। क्या तुम सुन सकते हो होम्स? बिस्तर पर हल्की सी हरकत हुई, चादर सरकी। फिर बहुत कमजोर और टूटी हुई आवाज में शेरलॉक होम्स बोला, क्या आप मिस्टर स्मिथ हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे मिस्टर स्मिथ। शेरलॉक की आवाज इतनी कमजोर थी जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति पूरी ताकत लगाकर बोलने की कोशिश कर रहा हो। पर मैं समझ चुका था कि इस कमजोरी के पीछे भी कोई योजना छिपी हो सकती है। कमरे का तनाव अब और गहरा हो चुका था। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी जिसमें दया कम और व्यंग्य ज्यादा था। तुम्हें उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं आ गया। स्मिथ ने कहा, बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है होम्स? होम्स ने टूटी फूटी सांसों के बीच जवाब दिया, हाँ, वही रोग, वही बीमारी। हो,
तो तुमने लक्षण पहचान लिए। अब स्मिथ की आवाज में साफ क्रूरता झलक रही थी। वो आगे बोला, हाँ, बिल्कुल वही बीमारी जिसने मेरे भतीजे विक्टर को सिर्फ 4 दिनों में खत्म कर दिया था। एकदम स्वस्थ और जवान लड़का, और फिर अचानक वो अजीब एशियाई रोग उसे जकड़ लेता है। बड़ा अजीब संयोग है ना? लंदन के बीच ऐसी बीमारी कहां से आई? क्या तुमने कभी सोचा होम्स? उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन में गहरी शंका जगा दी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मेरा खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्मिथ खुद ही अपने अपराधों को मानने वाला है। कमरे का माहौल अब और भी भयानक और भारी हो गया था। होम्स ने कमजोर आवाज में कराहते हुए कहा, मुझ पर दया कीजिए। अब तक आपके और मेरे बीच में जो भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, सब कुछ। बस मुझ पर दया कीजिए। भूल जाओगे? स्मिथ ने तेज और कटु स्वर में दोहराया। तुमने मुझ पर शक किया था होम्स। तुम्हें लगा कि मैंने ही विक्टर को रास्ते से हटाया है। तुम सोचते थे कि मैं ही उसका कातिल हूं, हाँ? और अब देखो, तुम खुद ही उसी रास्ते पर बढ़ रहे हो। तभी कुर्सी खिसकने की आवाज आई। ऐसा लगा कि स्मिथ अब शेरलॉक के और पास आ गया है। अब स्मिथ की आवाज धीमी और फुसफुसाहट में बदल गई थी, लेकिन हर शब्द नफरत और जहर से भरा हुआ था। क्या तुम्हें याद है होम्स? स्मिथ ने कहा, कुछ दिन पहले तुम्हें डाक से एक छोटा सा डब्बा मिला था, हाथी दांत का बना हुआ, बहुत सुंदर, और उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई थी। याद आया? तभी यहां पर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मुझे वो छोटा सा सफेद डब्बा याद आ गया। मैंने उसे अनजाने में उठा लिया था, और तभी होम्स ने मुझे उस डिब्बे को ना खोलने की हिदायत दी थी और मुझे रोक लिया था। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि स्मिथ किस डिब्बे की बात कर रहा है। हाँ, मुझे याद है वो डब्बा। होम्स की आवाज कांप रही थी। वो आगे बोला, मैंने उसे खोला था और उसे खोलते ही मुझे कुछ चुभा और फिर उंगली से खून निकलने लगा। वही, स्मिथ ने संतोष भरे स्वर में कहा। वो कोई मजाक नहीं था होम्स। वो एक बहुत बारीक कांटा था जिसमें वो जहरीला विषाणु लगा हुआ था, धीरे धीरे असर करने वाला, लेकिन पक्का और जानलेवा। तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की होम्स, और तुम्हारी जांच में तुम्हें बहुत कुछ मालूम चल गया था। यह सब सुनकर मेरे अंदर गुस्से की लहर उठी। यह तो साफ साफ अपराध कबूल कर रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह पर चुपचाप छिपा रहा। होम्स ने मुझे पहले ही आदेश दिया था कि कुछ भी हो, बाहर नहीं आना है। अब पानी पानी, होम्स ने दर्द भरी आवाज में कहा। पानी? पानी चाहिए? ये लो पानी, लो, पी लो। स्मिथ ने बनावटी दया दिखाते हुए कहा। मैं नहीं चाहता होम्स कि तुम तुरंत मर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, और पूरी तरह समझो कि यह सब तुम्हारे साथ आखिर हुआ कैसे। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। वो फिर बोला, तुम्हारे दोस्त ने बताया था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यह बीमारी किसी चीनी नाविक से लगी है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा होम्स? तुम्हें तो अपनी अकल पर बड़ा घमंड था, लेकिन इस बार तुम गलत साबित हो गए होम्स। होम्स ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग सब धुंधला हो गया है। मुझ पर दया करो। दया? अब स्मिथ की आवाज पूरी तरह निर्दय हो चुकी थी। जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था, तब तुम्हारी दया कहां थी होम्स? तुम्हें लगा कि मैं विक्टर की संपत्ति पाने के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहता था। तुमने मुझ पर शक किया, और अब देखो, तुम खुद उस बीमारी से मरने वाले हो। कमरे में जलते लालटेन की लौ की हल्की सी आवाज आई। आग की लपटें धीमी पड़ रही थी। होम्स ने बहुत धीमे स्वर में कहा,
रोशनी रोशनी बढ़ा दीजिए। छायाएं, मेरे चारों तरफ छायाएं घिर रही हैं। कमरे में रोशनी कर दीजिए, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। अब शैलॉक की आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह भी उसकी योजना का हिस्सा हो सकता है। कमरे का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका था। स्मिथ ने लालटेन का वॉल्व घुमाया और रोशनी तेज हो गई। अब उसकी आवाज में अजीब सा संतोष था। हाँ, तेज रोशनी, अच्छा है। अब मैं तुम्हें इस तेज रोशनी में मरता हुआ साफ देख सकता हूं। मौत तुम्हारे करीब है होम्स। और तभी होम्स की आवाज अचानक बदल गई। अब भी हल्की और कमजोर थी, लेकिन उसमें साफपन और स्थिरता लौट आई थी। होम्स बोला, कृपया एक सिगरेट और माचिस दे दीजिए मिस्टर स्मिथ। शैलॉक ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, मानो जैसे सामने खड़ा स्मिथ भी शैलॉक की वो आवाज सुनकर हैरान रह गया हो। मैं भी जहां पर छिपा हुआ था वहां पर छिपे छिपे सिहर उठा। ये वही आवाज थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। शैलॉक की शांत, नपी तुली और आत्मविश्वास से भरी आवाज। लेकिन तब स्मिथ की आवाज कांप उठी। वो बोला, अब ये इसका क्या मतलब है? शैलॉक ने शांत स्वर में कहा, मतलब बहुत सीधा है मिस्टर स्मिथ। बहुत दिनों से मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिवाय उस गिलास के जो आपने अभी अभी मुझे दिया। किसी भी अभिनय को सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे पूरी तरह निभाया जाए। अब सारा रहस्य साफ हो रहा था। होम्स बीमार नहीं था, बल्कि वो अभिनय कर रहा था, और ये भी सिर्फ एक मकसद से, कल्वर्टन स्मिथ से सच उगलवाने के लिए। अब मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और अंदर आया इंस्पेक्टर मॉर्टन, जो कि शैलॉक के इस षड्यंत्र का पहले से ही हिस्सा था। और अब मुझे समझ आया कि जब इंस्पेक्टर मॉर्टन मुझे बाहर मिला था और जब मैंने उसे बताया था कि शैलॉक की हालत बहुत गंभीर है, तो उसके चेहरे पर एक संतोष के भाव नजर आए थे। इसका मतलब इंस्पेक्टर मॉर्टन समझ चुका था कि शैलॉक अच्छी एक्टिंग कर रहा है। इंस्पेक्टर मॉर्टन ने दृढ़ आवाज में कहा, सब कुछ तैयार है मिस्टर होम्स। शैलॉक होम्स ने शांत भाव से इंस्पेक्टर मॉर्टन से कहा, तो ये रहा आपका आदमी इंस्पेक्टर मॉर्टन। विक्टर सैवेज की हत्या और मेरी हत्या की कोशिश के अपराध में आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। स्मिथ घबराकर पीछे हटने लगा। उसने गुस्से और डर में छूटने की कोशिश की। वो छटपटा रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर के साथ आए बाकी अधिकारियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हथकड़ियों की ठनक पूरे कमरे में गूंज उठी। स्मिथ चिल्लाया, ये शैलॉक की चाल है, इसी ने मुझे बुलाया था, मुझे फंसाने के लिए। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मिस्टर स्मिथ, आपने लालटेन की रोशनी बढ़ाकर खुद ही बाहर पुलिस वालों को संकेत दिया था, और आपके कोट के दाहिने जेब में वो छोटा सा डिब्बा अभी भी मौजूद है। कृपया उसे सावधानी से निकालिएगा। उसमें वही यंत्र है जिससे आपने विक्टर और मुझे मारने की कोशिश की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो डब्बा आपकी जेब में कहां से आया। जब आप मुझे पानी देने के लिए मेरे करीब आए थे, तब मैंने चुपचाप वो डब्बा आपकी कोट की जेब में डाल दिया था। कमरे में अब सब कुछ साफ था। जो आदमी खुद को सबसे चालाक समझ रहा था, वह आखिरकार अपने ही जाल में फंस चुका था। मैं जिस जगह पर छिपा हुआ था, वहां से धीरे से बाहर निकला। कमरे का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। स्मिथ के चेहरे पर अब घृणा और हार साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सारी चालाकी और कपट सबके सामने आ चुके थे। मैंने अपने दोस्त की ओर देखा। कुछ ही देर पहले जो व्यक्ति मौत के करीब लग रहा था, वो अब बिस्तर पर सीधा बैठा था। वो थका हुआ जरूर था, कमजोर जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की शांति थी। उसकी आंखों में वही पुरानी तेज चमक वापस आ चुकी थी, जिसे मैं भली भांति जानता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं भी इस पूरे नाटक का हिस्सा था।
एक ऐसा नाटक जिसे एक महान दिमाग ने आखिरी पल तक पूरी कुशलता से निभाया। होम्स ने अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी, यहां तक कि अपनी टूटती सांसों तक का अभिनय किया, सिर्फ सच को सामने लाने के लिए। और देखो, अंत में सच की ही जीत हुई। अब कल्वर्टन स्मिथ को पुलिस अधिकारी कमरे से बाहर ले गए तो कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। हथकड़ियों की आवाज और भारी जूतों की आहट धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, अभी भी हैरान। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो इतना अचानक और चौंकाने वाला था कि दिमाग तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बिस्तर पर बैठे शेरलॉक होम्स ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे पर हाथ फेर लिया। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उस डरावनी कमजोरी और पागलपन जैसा भाव अब लगभग गायब हो चुका था। उसकी आंखों में फिर वही तेज, जीवंत चमक लौट आई थी, वही चमक जिसने ना जाने कितने कठिन मामलों को सुलझाया था। अब वो आदमी बीमार नहीं, बल्कि फिर से वही आत्मविश्वासी और बुद्धिमान जासूस दिखाई दे रहा था। शेरलॉक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वॉटसन, मुझे लगता है कि इस बार मैंने अभिनय की कला में थोड़ी और प्रगति कर ली है। तुम्हें मेरा अभिनय कैसा लगा? मैं उसके पास आया और अविश्वास से उसे देखने लगा। अब होम्स, क्या ये सब सिर्फ तुम्हारा अभिनय था? 3 दिन तक कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, वो कांपना, वो बुखार जैसा प्रलाप, क्या ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? शेरलॉक ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, जब किसी बहुत चालाक और बदले की भावना रखने वाले व्यक्ति से उसका अपराध कबूल करवाना हो तो सिर्फ सबूत काफी नहीं होते। उसके मन को समझना पड़ता है, उसके स्वभाव को पकड़ना पड़ता है। फिर शेरलॉक ने थोड़ी देर रुककर कहा, कल्वर्टन स्मिथ जैसा आदमी अपने कौशल पर गर्व करता है। उसे अपनी चतुराई दिखाने में मजा आता है। उसे लगा कि मैं मरने वाला हूं, उसके लिए एक कमजोर शिकार हूं, और उसी अहंकार में उसने सब कुछ खुद ब खुद कह दिया। उसे फंसाने के लिए मुझे उसके सामने पूरी तरह कमजोर और लाचार बनकर दिखाना था। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि यह केवल एक जाल नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान का बेहद सूक्ष्म और साहसी प्रयोग था। मैंने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे भी सच नहीं बताया होम्स। अगर तुम मुझे पहले से ही बता देते तो तुम कभी उसे यकीन नहीं दिला पाते वॉटसन। होम्स ने शांत स्वर में कहा, वॉटसन, तुम में बहुत अच्छे गुण हैं, निष्ठा, साहस और दया, लेकिन छल करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। अगर तुम्हें मेरी योजना पहले से पता होती तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे हर व्यवहार में हल्का सा बनावटीपन आ जाता और स्मिथ जैसा चालाक आदमी उसे तुरंत पकड़ लेता और फिर वो तुम्हारी बात पर यकीन करके यहां नहीं आता। मुझे जरूरत थी कि तुम सचमुच ये मान लो कि मैं मरने वाला हूं, तभी तुम्हारी चिंता असली लगती, और वही चिंता, वही डर स्मिथ को धोखा देने के लिए काफी थी। शेरलॉक की बात में लॉजिक था, हालांकि मेरे मन की चोट अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी नाड़ी? होम्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, 3 दिन का पूरा उपवास वॉटसन, ना खाना ना पानी। शरीर अपने आप कमजोर और पीला दिखने लगता है, फिर आंखों में थोड़ी सी बेलाडोना की बूंदें, ताकि आंखों में बुखार जैसी लालिमा आ जाए, और माथे पर वैसलीन की पतली परत जिससे पसीने जैसा असर दिखे, गालों पर हल्का सा रंग और होठों पर मोम की परत, ताकि वे सूखे और फटे हुए लगें। बाकी का बचा कुचा काम कल्पना और अभ्यास ने कर ही दिया। मैं शेरलॉक को आश्चर्य से देखता रहा। मैंने पूछा, और वो हाथी दांत का डब्बा? यह सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। शेरलॉक बोला, वही तो इस पूरे नाटक का केंद्र था। शेरलॉक धीमे स्वर में बोला, कुछ दिन पहले मुझे डाक से एक छोटा सा पैकेट मिला। मेरे अनुभव ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था। मेरे संपर्क में हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ शुभचिंतक, कुछ दुश्मन।
इसलिए मैंने उसे बहुत सावधानी से खोला। जैसे ही ढक्कन सरका, अंदर से एक बारीक सी स्प्रिंग बाहर निकली, मानो कोई जहरीला कांटा हो। अगर वो त्वचा में गहराई तक धंस जाता तो नतीजा घातक हो सकता था। शैलो की आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में छिपा खतरा साफ महसूस हो रहा था। मैंने चिंता से पूछा, तो तुमको कोई चोट तो नहीं लगी शैलोक? खुशकिस्मती से नहीं लगी, होम्स ने शांत स्वर में कहा। मैंने उसे सीधे छुए बिना ही उसकी चाल समझ ली थी, लेकिन उसी क्षण मुझे अंदाजा हो गया कि यह काम किसका हो सकता है, क्योंकि विक्टर सैवेज की मौत ने पहले ही मेरे मन में शक पैदा कर दिया था। स्मिथ के पास कारण भी था और कत्ल करने का तरीका भी, लेकिन मेरे पास पक्का सबूत नहीं था। इसीलिए मैं स्मिथ को कातिल साबित नहीं कर सकता था। मैंने धीरे से कहा, और इसीलिए तुमने उसे यकीन दिलाया कि उसकी योजना कामयाब हो गई है? बिल्कुल, होम्स ने उत्तर दिया। उसके स्वभाव को समझो वॉटसन। वो अपने ज्ञान पर घमंड करता है, उष्णकटिबंधीय बीमारियों का बड़ा जानकार होने का दावा करता है। तब उसे लगा कि उसकी चाल ने मुझे हरा दिया है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी, बहुत संतोष मिला होगा। और जब उसे ये विश्वास हो गया कि मैं मरने वाला हूं, तब उसी घमंड और आत्मसंतुष्टि में उसने अपने अपराध को खुद ही स्वीकार कर लिया। होम्स ने सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस ली। कभी कभी वॉटसन, अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि धैर्य और अभिनय भी जरूरी होता है। मुझे याद आया कि किस तरह स्मिथ ने खुद उस डिब्बे और स्प्रिंग का जिक्र किया था और विक्टर की मौत की बात भी लगभग स्वीकार कर ली थी। मैंने पूछा, और क्या इंस्पेक्टर मॉर्टन को भी तुमने अपने षड्यंत्र में शामिल किया था? होम्स ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। जिस दिन वो पैकेट मिला, उसी दिन से ये योजना बननी शुरू हो गई थी। मॉर्टन को साफ निर्देश था कि जैसे ही कमरे की लालटेन की रोशनी पूरी तरह बढ़ाई जाएगी, वो अंदर दाखिल हो जाएगा। स्मिथ ने खुद ही संकेत दे दिया, ये सोचकर कि वो उस तेज रोशनी में मुझे मरता हुआ देख सकेगा और खुशी मना सकेगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, होम्स, तुमने अपनी जान को बहुत खतरे में डाल दिया था। सोचो, अगर वो कोई दूसरा तरीका अपना लेता या तुरंत हमला कर देता तो क्या होता? होम्स ने शांत स्वर में कहा, जोखिम हर योजना का हिस्सा होता है वॉटसन, लेकिन जब जोखिम सोच समझ कर लिया जाए तो अक्सर वही जोखिम सफलता दिलाता है। मुझे यकीन था कि वो मुझे तुरंत नहीं मारेगा। वो अपने कौशल का आनंद लेना चाहता था, अपने शिकार को तड़पता हुआ देखना चाहता था, और वही उसका सबसे बड़ा दोष था। शेरलॉक की आंखों में फिर वही आत्मविश्वास की चमक थी, जैसे अभी अभी उसने किसी शतरंज की बाजी में आखिरी चाल चलकर प्रतिद्वंदी को मात दे दी हो। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। कमरे में अब पहले जैसा तनाव नहीं था, लेकिन थकान साफ महसूस हो रही थी। होम्स ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने उसे सहारा दिया। शेरलॉक ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, जब नाटक खत्म हो जाए वॉटसन, तो अभिनेता को असली जीवन में लौटना ही पड़ता है। 3 दिन का उपवास शरीर पर असर डालता है, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। फिर शेरलॉक ने अपनी अलमारी से अपना कोट निकाला और पहनने लगा। फिर बोला, वॉटसन, क्या नीचे गाड़ी अभी भी खड़ी है? मैंने जवाब दिया, हाँ, घर के नीचे ही खड़ी है। शेरलॉक बोला, हो, बहुत अच्छा। हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। मैंने शेरलॉक को कोट पहनने में मदद की। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे कहीं अधिक संतुष्टि थी। हमने घर से बाहर निकलकर गाड़ी पकड़ी और तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन की सारी औपचारिकताएं उम्मीद से ज्यादा समय ले गई, लेकिन उस रात मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। कैल्वर्टन स्मिथ की गिरफ्तारी हो चुकी थी
उसने लगभग अपना अपराध मान ही लिया था और वो जहरीला हाथी दांत का डब्बा भी पुलिस के पास सबूत के तौर पर मौजूद था। ये सब इतने मजबूत प्रमाण थे कि अब साफ लग रहा था कि न्याय होकर रहेगा। इंस्पेक्टर मॉर्टन ने भी हमें भरोसा दिलाया कि केस मजबूत है और कैल्वर्टन को सजा तय है। अब हम निश्चिंत होकर स्टेशन से बाहर निकले तो देखा लंदन की धुंध थोड़ी कम हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल अजीब तरह से साफ और शांत लग रहा था, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। मैंने अपने दोस्त की ओर देखा। शेरलॉक होम्स अभी भी थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसकी चाल में हल्की थकान थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। उसकी आंखों में फिर वही तेज चमक लौट आई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वॉटसन, मानना पड़ेगा कि 3 दिन से ज्यादा भूखा रहना मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल था। अभिनय को असली दिखाने के लिए उसे सच जैसा बनाना पड़ता है, लेकिन शरीर की भी एक सीमा होती है वॉटसन। मैंने गंभीर होकर कहा, तुमने खुद को सच में मौत के बहुत करीब पहुंचा दिया था शेरलॉक। अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाती तो तुम अपनी जान गंवा बैठते। शेरलॉक हल्के से मुस्कुरा दिया और मेरी बात बीच में ही रोककर बोला, अगर मेरे प्यारे दोस्त वॉटसन, दुनिया का सबसे अनिश्चित शब्द है अगर। लेकिन सच यह है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। स्मिथ बहुत घमंडी आदमी है। वो चाहता था कि उसे अपने अपराध पर गर्व करने का मौका मिले। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट पर रुके और भर पेट खाना खाया। खाना खाते वक्त शेरलॉक होम्स ने एक शब्द नहीं कहा। उसका ध्यान पूरी तरह खाने पर था। खाना खत्म करके हम वापस गाड़ी में बैठे और बेकर स्ट्रीट की ओर चल पड़े। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर लंबी लकीरों जैसी फैल रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी मेरे मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। बिस्तर पर पड़ा दुबला पतला शरीर, कांपती आवाज, बुखार जैसा प्रलाप। मैंने धीरे से पूछा, होम्स, क्या एक पल के लिए भी तुम्हें डर नहीं लगा? शेरलॉक ने कुछ क्षण चुप रहकर जवाब दिया, डर नहीं वॉटसन, लेकिन पूरी तरह सतर्क जरूर था। जब कोई इंसान मौत का नाटक करता है तो उसे हर सांस की कीमत समझ में आती है, हर धड़कन महसूस होती है। उसके बाद शेरलॉक थोड़ी देर चुप रहा और फिर आगे बोला, जब किसी सच्चे मित्र की वफादारी साथ हो तो डर के लिए जगह ही कहां बचती है वॉटसन। शेरलॉक ने मेरी आंखों में देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल को छू गई। मुझे याद आया कि उसने जानबूझकर मुझे सच्चाई नहीं बताई थी। उस समय मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि वो जरूरी था। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं स्वाभाविक व्यवहार नहीं कर पाता और स्मिथ को शक हो जाता। और तब मुझे एक और चीज समझ में आई कि शेरलॉक ने मुझे जेब में चांदी के सिक्के रखने को क्यों कहा था, ताकि जब भी मैं शेरलॉक के घर पर सीढ़ियां चढ़ता हुआ आऊं तो मेरे जेब में रखे चांदी के सिक्कों की खनक उसे सुनाई दे और वो तुरंत सतर्क होकर वापस बिस्तर में लेटकर बीमार बनने का अभिनय कर सके। वाह, शेरलॉक का दिमाग सचमुच बहुत तेज है। गाड़ी रुकते ही हम 221 बी बेकर स्ट्रीट के सामने उतर गए। दरवाजा खुलते ही हमने देखा कि मिसेस हडसन सीढ़ियों पर ही खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने हमें साथ देखा, पहले उनके चेहरे पर हैरानी आई, फिर तुरंत राहत की चमक फैल गई। उन्होंने लगभग रोते हुए शेरलॉक होम्स को गले लगाते हुए कहा, ओह मिस्टर होम्स, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। शेरलॉक होम्स ने हल्का सा झुककर कहा, मिसेस हडसन, आपके धैर्य और सहयोग के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगर आपने वॉटसन को यह यकीन ना दिलाया होता कि मैं सच में बीमार हूं तो मेरा अभिनय, मेरी योजना सफल नहीं होती। अभिनय? मिसेस हडसन ने आश्चर्य से कहा। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, जी हाँ मिसेस हडसन, इस बार आप भी अनजाने में एक नाटक का हिस्सा बन गई थी, मेरी ही तरह। कुछ ही देर बाद हम फिर से अपनी परिचित बैठक में बैठे थे। 221 बी बेकर स्ट्रीट का वो कमरा हमेशा की तरह सजा हुआ था। फायरप्लेस में आग जल रही थी। कमरे में तंबाकू, रसायनों
और पुरानी किताबों की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो बीते कुछ दिन किसी भयानक सपने जैसे रहे हों। शेरलॉक होम्स ने अपना वायलिन उठाया और उसकी तारों को धीरे से छेड़ा। इस बार उसके सुरों में कोई बेचैनी या कमजोरी नहीं थी। वायलिन की धुन शांत, गहरी और संतुलित थी, जैसे मन और परिस्थितियां दोनों फिर से अपने सही स्थान पर लौट आए हों। शेरलॉक होम्स ने शांत स्वर में कहा, यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का घमंड होता है और उसका ओवर कॉन्फिडेंस। स्मिथ को लगा था कि उसने एक बड़े दिमाग को हरा दिया है। उसी अहंकार ने उसे अपने अपराध के बारे में बोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, और अगर वो चुप रहता तो? होम्स ने वायलिन पर एक लंबी गहरी तान छेड़ी। कमरे में वो स्वर कुछ क्षण तक गूंजता रहा। फिर शेरलॉक बोला, तब मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ता, लेकिन इंसान अपने स्वभाव से बच नहीं सकता। वो अंत में खुद ही अपने बारे में सब बता देता है। मेरे मन में गहरा सुकून था। मैं जानता था कि लोग अक्सर होम्स को ठंडा, कठोर और केवल लॉजिक से चलने वाला व्यक्ति समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके भीतर न्याय के लिए गहरी लगन थी, और उससे भी बढ़कर वे अपने दोस्तों की सच्चे मन से कद्र करता था। इस तरह मरते हुए जासूस का मामला, जो शुरुआत में बेहद डरावना और दुखद लग रहा था, अंत में एक बड़ी जीत बन गया। होम्स ने अपनी समझदारी, धैर्य और चतुराई से अपराधी को उसके ही जाल में फंसा दिया। जब तक ऐसा मस्तिष्क इस शहर में है, अन्याय पूरी तरह जीत नहीं सकता। उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा और सोने लगा, तो एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही थी। अगर कभी सच में शेरलॉक होम्स मौत के करीब हो, तो क्या मैं तब समझ पाऊंगा कि शेरलॉक होम्स कोई नाटक कर रहा है या वो सच में मरने वाला है? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। शायद यही बात शेरलॉक को सबसे अलग बनाती है। उसके साथ रहते हुए भी कभी पक्का नहीं कहा जा सकता कि क्या सच है और क्या योजना। यही रहस्य, यही अनिश्चितता शेरलॉक को एक अनोखा इंसान बनाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में ऐसी ही कई दूसरी जासूसी कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। शेरलॉक होम्स की इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।